मेरी भाषा हिंदी भाषा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक क्षितिज से कविता उत्साह और अट नहीं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये दोनों ही कविताएं हम पढ़ चुके हैं। इनके सरलार्थ और शब्दार्थ दोनों ही हम कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम दोनों कविताओं से संबंधित अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कविता उत्साह में बादलों के माध्यम से क्रांति का आह्वान किया गया है, नए जीवन का संचार करने का आह्वान किया गया है। बादलों से संबोधन किया गया है, बादलों से आह्वान किया गया है कि आप बरसो और बरसकर इस तपती हुई गर्मी से तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करो। दूसरी कविता अट नहीं रही है में निराला जी ने फागुन मास की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। इसमें बड़े ही सुंदर शब्दों में कवि निराला जी ने फागुन मास में चारों तरफ प्रकृति में जो बदलाव आते हैं, प्रकृति में जो सुंदरता बिखर जाती है, उसका वर्णन किया है। आइए दोनों कविताओं से संबंधित अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। अगर कविताओं का शब्दार्थ और सरलार्थ हम अच्छे से कर लेते हैं तो हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि प्रश्नों के उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे पहला प्रश्न है उत्साह कविता से, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? क्योंकि बादल रिमझिम फुहार या आराम से बरस भी सकते हैं, लेकिन निराला जी यहाँ पर कहते हैं कि बादल गरजो। गरजना शब्द यहाँ पर बादलों के लिए कवि निराला ने क्यों कहा है? दूसरा प्रश्न है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तब तक आप अपने दिमाग में इनके उत्तर सोचिए। थोड़ी देर के बाद जैसे ही सारे प्रश्न हम डिस्कस कर लेंगे वैसे ही इनके उत्तर देखेंगे। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। तो आपको यहाँ पर नाद सौंदर्य की परिभाषा दी गई है कि जहाँ पर ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो वहाँ पर नाद सौंदर्य होता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करते हैं। हमेशा की तरह एक ही बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, कोई भी हेल्पिंग बुक होती है उसमें जो प्रश्नों का उत्तर होता है जरूरी नहीं वही उत्तर सबसे बेस्ट होता है। आप उनसे भी अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। तो हमेशा मैं अपने विद्यार्थियों से यही कहती हूँ कि आप इससे भी ज़्यादा अच्छा उत्तर अपनी भाषा में बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, लेकिन आप इनको ऐसे के ऐसे कॉपी ना करें, इनको समझें और समझने के बाद अपनी भाषा में इससे ज़्यादा अच्छा उत्तर आप लिखें। उत्साह कविता का पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? इसके उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, निराला कवि विद्रोही प्रवृत्ति के कवि हैं। वे समाज में क्रांति लाना चाहते हैं, क्रांति के माध्यम से बदलाव लाना चाहते हैं। वे क्रांति का आह्वान करते हैं और जब भी हम किसी क्रांति का आह्वान करते हैं तो नरम स्वर में नहीं कर सकते, उसके लिए हमारा स्वर मजबूत होना चाहिए। अगर हम बादलों से फुहार या रिमझिम के रूप में बरसने के लिए कहेंगे तो वो क्रांति का बुलावा नहीं होगा, क्रांति के लिए आह्वान नहीं होगा। वे क्रांति के आह्वान के लिए बादलों से सीधा गरजने की बात करते हैं, जोश की बात करते हैं, उत्साह की बात करते हैं। ओज और जोश के लिए ही कवि बादलों को गरजने के लिए कहते हैं। वे उनको रिमझिम बारिश करने के लिए नहीं करते, बल्कि क्रांति के आह्वान के लिए उन्होंने बादलों के माध्यम से क्रांति का आह्वान किया है। निराला जी बादलों से कहते हैं उत्साह और जोश के साथ बादलों को गरजने के लिए कहते हैं, गरज गरज कर लोगों के जीवन में नई क्रांति का संचार करने के लिए कहते हैं, नई चेतना देने के लिए कहते हैं। इसीलिए वो बादल से सिर्फ बरसने की बात नहीं करते, सिर्फ रिमझिम या फुहार के रूप में बारिश करने की बात नहीं करते, बल्कि पूरे जोश और उत्साह के साथ गरज गरज कर चारों तरफ से बादल आसमान में छा जाते हैं। बादलों के बीच बीच में बिजली चमकती है, कड़कती है और इस प्रकार से वो उनको गरज गरज कर तेज मूसलाधार बारिश करने के लिए कहते हैं, नई क्रांति का संचार करने के लिए कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? इस प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं पहले प्रश्न के उत्तर में छिपा हुआ है। हमने देखा पूरी कविता एक उत्साह गीत है, बादलों का आह्वान किया गया है, क्रांति के लिए आह्वान किया गया है। तो इसी कारण से इस कविता का शीर्षक, इस कविता का नाम उत्साह रखा गया है। ये एक आह्वान गीत है, बादलों को बुलाया गया है, उनको संबोधन करके बुलाया गया है कि हे बादल गरज गरज कर बरसो और पूरे संसार में जो गर्मी है, जो तपती हुई गर्मी है, जिससे लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनके जीवन में शीतलता प्रदान करो। साथ ही बादलों के भीतर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई होती है। वे संसार को नई प्रेरणा और जीवन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। एक तरफ बादल विनाशकारी हैं, एक तरफ बादल नया जीवन देने वाले हैं। यहाँ विध्वंसकारी या वज्र की शक्ति इस तरफ
इशारा करती है कि क्रांति के लिए जोश और उत्साह की आवश्यकता होती है। क्रांति को शांत स्वर में पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए कवि ने बादलों के विशेष गुण के आधार पर इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। अगला प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं? कविता में बादल ललित कल्पना और क्रांति चेतना की ओर संकेत करते हैं। एक तरफ तो बादल प्यासे पीड़ित लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना की ओर संकेत करते हैं। यानी कि बादल एक तरफ तो नया जीवन देने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ विध्वंस करने वाले हैं, और विध्वंस कहीं ना कहीं नए निर्माण का संकेत होता है। जब तक पुरानी चीज़ें नहीं खत्म होंगी तब तक नए का हम विकास नहीं कर सकते। तो यहाँ पर विध्वंस का एक प्रतीक ये भी है कि क्रांति लाने के लिए जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो पुरानी रूढ़ियां हैं, उनको जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक नई चेतना का विकास हम नहीं कर सकते। कविता में बादल एक तरफ ललित कल्पना, सुंदर कल्पना, बालक की जो कोमल कल्पना होती है उसके साथ यहाँ पर तुलना की है। दूसरी तरफ बादलों को क्रांति का दूत कहा है, क्रांति लाने वाला कहा है। तो एक तरफ तो वो नया जीवन देते हैं, एक तरफ विध्वंस करने की शक्ति रखते हैं। उत्साह कविता का चौथा और अंतिम प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो। ध्वन्यात्मक मतलब जिसको हम तेज से गा सकते हैं, ध्वनि उत्पन्न करने का जहाँ पर भाव उत्पन्न होता है, उसे हम नाद सौंदर्य कहते हैं। कविता आपने पढ़ी है, कविता पढ़ने के बाद ऐसी कौन सी पंक्तियाँ आपको लगी जिनको हम गा सकते हैं, ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं और जिसमें नाद सौंदर्य हम महसूस कर सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में हम कविता की ये पंक्तियाँ लिख सकते हैं। घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप इनका उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर ध्वन्यात्मक प्रभाव दिखाई देता है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, और इन सभी पंक्तियों में नाद सौंदर्य है और इनसे ध्वन्यात्मक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। आइए दूसरी कविता अट नहीं रही है के अभ्यास प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। जब आप छायावाद के बारे में जानेंगे, बड़ी कक्षाओं में छायावाद के विषय में जानेंगे, हिंदी साहित्य में छायावाद का महत्वपूर्ण स्थान है। छायावादी युग के प्रमुख 4 कवि माने गए हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत जी। इन सभी की कविताओं में एक विशेष भाव है, एक खास भाव है, अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। यानी अपने मन के जो भाव होते हैं उनका बाहरी दुनिया के जो भाव हैं, जो भावनाएं हैं, उनके साथ तालमेल बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। कविता में जो पंक्तियां आपने पढ़ी है उसमें ऐसी कौन सी पंक्तियां आपने देखी जिससे इस तरह की भावना आपने महसूस की? तो इसी का उत्तर आपने लिखना है। कविता की पंक्तियां आप देख सकते हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाला, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यहाँ अंतिम पंक्ति पट नहीं कही है जो कि मिसप्रिंट है, ये पंक्ति होगी पट नहीं रही है। कविता की अंतिम जो पंक्तियाँ हैं, यहाँ पर जो हमारा सवाल है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना, ये भावना इनको पढ़कर हमें महसूस होती है। कवि कहता है कि हरे पत्ते और लाल कोपलों से जो डालियाँ लद गई हैं उनके बीच बीच में जो सुगंधित फूलों की खुशबू आ रही है, ऐसा लगता है किसी ने गले में फूलों की सुगंधित माला पहना दी है। यहाँ पर रहस्यवादी भावना का वर्णन भी किया गया है, क्योंकि छायावाद के जो भी कवि हैं उनमें एक विशेष गुण है कि वे अपनी रचनाओं में रहस्यवाद का वर्णन जरूर करते हैं। कविता में निराला जी कहते हैं कि कोई अज्ञात प्रियतम है जिसने पूरे वन में जो सुंदरता है उसको कूट कूट कर भर दिया है। इतनी सुंदरता प्रकृति में चारों तरफ बिखरी पड़ी है कि वो हमारे मन में समा नहीं रही है। फूलों की जो खुशबू है उसकी वजह से हम चारों तरफ सुगंध महसूस कर रहे हैं, सौंदर्य महसूस कर रहे हैं। कवि ने अपने मन के भावों को प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, यानी कि अपने अंतर्मन के भावों को यहाँ पर बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाता हुआ दिखाया गया है। और यही हमारा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी पंक्तियाँ हैं जिनसे आपको लगता है कि इस प्रकार के भाव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कविता में हमने देखा किस प्रकार से कवि निराला ने फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कोई अज्ञात प्रियतम है जिसने पूरी प्रकृति में सुंदरता बिखेर दी है, कण कण में सुंदरता विद्यमान है।
और चारों तरफ इतनी खुशबू फैली हुई है, ऐसे लग रहा है कि ये सुंदरता, मन को मोहने वाली जो सुंदरता है वो समा नहीं रही है, कहीं पर भी समा नहीं रही है। इतनी प्राकृतिक सुंदरता को देखकर कवि के मन को पंख लग जाते हैं और वो खुले आसमान में कल्पना की उड़ान भरना चाहता है। साथ में प्रकृति में इतना आकर्षण है कि कवि अपनी आंखें हटाना चाहता है, लेकिन फिर भी आंखें हट नहीं रही है। चारों तरफ इतनी मादकता, इतनी सुंदरता, इतनी खुशबू फैली हुई है। इस प्रकार से कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? प्रकृति की जो व्यापकता है, जो विशालता है, वो किस किस रूप में कविता में प्रस्तुत किया है, इसी के बारे में हमें लिखना है। कवि ने प्रकृति की व्यापकता को फागुन की सुंदरता के रूप में प्रकट किया है। चारों तरफ फागुन की जो सुंदरता है, प्राकृतिक जो सौंदर्य है, जो बिखरा हुआ है, जो खुशबू बिखरी हुई है, उसके रूप में यहाँ पर प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किया है। प्रकृति की सुंदरता और व्यापकता फागुन में समा नहीं रही है, इसलिए वह सब तरफ फूट पड़ती है, हर कोने कोने में खुशबू महक रही है। कवि ने प्रकृति के माध्यम से परमात्मा की सर्वव्यापकता को कवि ने प्रकट किया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी अज्ञात शक्ति है, परमात्मा की सर्वव्यापकता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं बैठे हुए हैं और चारों तरफ हर किसी के मन में सुंदरता का एहसास दिला रहे हैं, हर किसी के मन में उड़ने के लिए पंख उत्पन्न कर रहे हैं, खुले आसमान में उड़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। परमात्मा अपनी श्वासों से प्रकृति के हर कोने में खुशबू भर रहा है। प्रकृति ही कवि को कल्पना की ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती है और उसकी रचनाओं में सर्वत्र प्रकृति की व्यापकता दिखाई देती है। प्रकृति की व्यापकता ही कवि के मन में तरह तरह की कल्पनाओं को जन्म देती है, खुले आसमान में उड़ने के लिए प्रेरित करती है। वन का प्रत्येक पेड़ पौधा इतनी सुंदरता से भरा हुआ है कि उसकी शोभा को देखकर हमारा मन उससे आंख हटाने को नहीं करता है। प्रकृति की व्यापकता को हम फागुन मास की सुंदरता के रूप में देख सकते हैं। हमने यहाँ देखा, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय हम जो कविता में पंक्तियाँ आती है, कविता का जो सरलार्थ हमने पढ़ा है, उसी को हम बारी बारी से लिखते हैं। यानी कविता को अगर अच्छे से हम समझ लेते हैं तो किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? यानी कि फागुन मास की विशेषताओं के बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। फागुन का जो महीना होता है वो ऐसा महीना होता है जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा सर्दी होती है। बहुत ही सुहावना मौसम होता है, हर किसी का मन बहुत ही खुश होता है। फागुन मास में होली का त्यौहार भी आता है, लोग फाग के गीत भी गाते हैं। फागुन का महीना मस्ती से भरा होता है, पूरी प्रकृति में सुंदरता के रंग बिखरे होते हैं, पेड़ पौधों की शाखाएं हरे हरे पत्तों से लदी हुई होती हैं, चारों तरफ फूल खिले हुए होते हैं, फूलों की बहार आ जाती है, पूरे वातावरण में खुशबू फैली हुई होती है और ऐसे लगता है कि पूरी सुंदरता प्रकृति में समा नहीं रही है। यहाँ पर ना ही तो ज़्यादा गर्म मौसम होता है, ना ही सर्दी का मौसम होता है, सुहावना मौसम होता है और इसी कारण से ये महीना सुखदायी होता है, सभी लोगों के मन को खुशी प्रदान करने वाला होता है। इसी कारण से ये बाकी ऋतुओं से बिल्कुल अलग होता है। अगला प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला की काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। ये थोड़ा अलग प्रश्न है, हिंदी साहित्य से संबंधित है। यहाँ पर कवि निराला की काव्यगत विशेषताओं के बारे में लिखना है कि किस प्रकार की वो कविताएं लिखते थे, किस प्रकार की शैली अपनाते थे। तो इस तरह के प्रश्न पेपर में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके अभ्यास में ये प्रश्न दिया गया है तो इसको एक बार देख लेते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। निराला जी के बारे में जीवन परिचय हमने पढ़ा है। हम जानते हैं निराला विद्रोही प्रवृत्ति के कवि थे। उनके काव्य शिल्प में भी विद्रोह के भाव हमें दिखाई देते हैं। साथ में उन्होंने सबसे पहले छायावाद में मुक्त छंद कविताएं लिखी हैं और उनकी जो शैली है वो मौलिक शैली है। छंद और अलंकार और भाषा का बड़ा ही सुंदर प्रयोग करते हैं। नवीन प्रयोग भी उन्होंने अपने काव्य शिल्प में किए हैं। इनको पॉइंट बनाकर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भाषागत कोमलता। उनकी भाषा में एक रसता की कमी है। उन्होंने सरल, व्यवहारिक, सुबोध और बहुत ही अलंकृत भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा पर संस्कृत का विशेष प्रभाव है, यानी कि तत्सम शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। हमारी कविता की पंक्तियां हम देख सकते हैं जहाँ पर तत्सम शब्द हैं विकल, उन्मन, निदाग, अज्ञात, अनंत, तप्त, शीतल। ये सारे शब्द संस्कृत के हैं, यानी कि तत्सम शब्द हैं। कोमलता,
दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हम लिख सकते हैं कोमलता। निराला की कविताओं में कोमलता है। उन्होंने विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से कोमलता को उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की है। ये पंक्तियां हम देख सकते हैं, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोमल शब्दों का प्रयोग किया है। काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, यहाँ पर भाषा की कोमलता दिखाई देती है। शब्दों की मधुर योजना। निराला जी ने अपनी कविताओं में शब्दों की मधुर योजना की है। शिशु पाते हैं माताओं के वक्ष स्थल पर भुला गान, माताएं भी पाती शिशु के अधरों पर अपनी मुस्कान। तो ये हमारी कविता की पंक्तियां नहीं है, लेकिन किसी और कविता की पंक्तियां हैं, और यहाँ पर ये हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न बन जाता है, लेकिन आपकी पुस्तक में दिया गया है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो इसका उत्तर इतना विस्तृत लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 नंबर में ही आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु देख सकते हैं, और जो बिंदु आपको परीक्षा में याद आते हैं वो आप लिख सकते हैं। साथ में जो आपकी कविताएं आपने पढ़ी हैं पाठ्य पुस्तक में, उत्साह और अट नहीं रही है, उन्हीं की पंक्तियाँ आप लिख सकते हैं। किसी और कविता की पंक्तियाँ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला उनका महत्वपूर्ण बिंदु है लाक्षणिक प्रयोग। निराला की भाषा में लाक्षणिक प्रयोग बहुत ज़्यादा हैं। लाक्षणिकता का अर्थ होता है कि जिन शब्दों में बात कही जाती है वो उन शब्दों के अकॉर्डिंग ना होकर किसी दूसरी बात का संकेत करती हो, उसको हम लाक्षणिकता कहते हैं। यहाँ पर कवि निराला ने बहुत सारी कविताओं में इस शक्ति का प्रयोग किया है। लाक्षणिक प्रयोग उन्होंने बहुत ज़्यादा किए हैं। कुछ पंक्तियां यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं है, परीक्षा में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। कठिन श्रृंखला बज बजाकर गाता हूँ अतीत के गान, मुझ भूले पर उस अतीत का क्या ऐसा ही होगा ध्यान। तो यहाँ पर लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है संगीतात्मकता। संगीत में निराला जी की विशेष रुचि थी, इसी कारण से उनकी कविताओं में भी संगीतात्मकता गुण दिखाई देता है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है। तो इसको हम संगीत के रूप में गा सकते हैं। निराला जी के काव्य शिल्प की अगली विशेषता है चित्रात्मकता। निराला ने अपने शब्दों के माध्यम से इतने अच्छे चित्र प्रस्तुत किए हैं। प्रस्तुत कविता में भी आप देख सकते हैं, काले बादलों की तुलना काले घुंघराले बालों के समान की गई है। तो यहाँ से पढ़ने के बाद हमारे मन में एक चित्र प्रस्तुत होता है। चित्रात्मकता का गुण यहाँ पर है। लोक गीतों जैसी भाषा का प्रयोग। निराला जी ने अपनी कविताओं में लोक गीतों जैसी भाषा का प्रयोग किया है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं लोक गीतों जैसा एहसास होता है। मुक्त छंद उन्होंने लिखा है। उन्होंने किसी प्रकार के छंदों के बंधन में अपनी कविता को नहीं बांधा है, और इसी कारण से उनको विरोध का सामना करना पड़ा। ये पंक्ति आप देख सकते हैं, कितने लोगों ने उनकी कविताओं को कुछ कुछ कहकर चिढ़ाया। इनके मुक्त छंद को अनेक लोगों ने खंड छंद, केचुआ छंद, रबड़ छंद, कंगारू छंद आदि नाम दिए। इस प्रकार निराला जी की मुक्त छंद वाली कविताओं को विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में उनको स्वीकार कर लिया गया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अलंकार योजना। कवि ने अपनी कविताओं में अनेक प्रकार के अलंकारों से भाषा की सुंदरता को बढ़ा दिया है। अनेक प्रकार के उदाहरण आप देख सकते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। निराला जी ने अपनी काव्य शिल्प में मौलिकता को महत्व दिया है। उन्होंने किसी की कॉपी नहीं की, किसी को देखकर कोई कविताएं या रचनाएं नहीं लिखने की कोशिश की। उन्होंने अपने नए प्रयोग किए, चाहे उनको विरोध का सामना करना पड़ा हो, लेकिन बाद में उनकी रचनाओं को, उनके नए प्रयोग को अपना लिया गया, और इस प्रकार से हमने निराला जी की काव्य शिल्प की विशेषताएं पढ़ी। ये सवाल कुछ अलग है, हिंदी साहित्य से संबंधित है, तो इसको देखकर आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप इसमें से कुछ पॉइंट याद कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, और जो पंक्तियां किसी दूसरी कविता की पंक्तियां हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक की पंक्तियां ही आप लिख सकते हैं। फागुन मास की सुंदरता का वर्णन करती हुई निराला जी की कुछ पंक्तियां आप यहाँ पर देख सकते हैं। फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर सभी बंधन छूटे हैं, फागुन के रंग राग बाग वन फाग मचा है, भर गए मोती के झाग जनों के मन लूटे हैं, माथे अबीर से लाल गाल सेंदूर के देखे, आंखें हुए हैं गुलाल गेरू के ढेले कूटे हैं। इन पंक्तियों में भी आप निराला जी की भाषा शैली की विशेषताएं देख सकते हैं। आशा करती हूँ उत्साह और अट नहीं रही है कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।